लिनी पांडे। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इसमें रेशम विभाग से जुड़े बड़े फैसले पर मोहर लगाई है। धामी सरकार ने कोकून यानी कि रेशम के धागे की एमएसपी को बढ़ा दिया है। ग्रेड ए के रेशम के धागे की एमएसपी को 400 रुपए से बढ़ाकर 440 रुपए कर दिया गया है। वहीं ग्रेड बी की कीमत को 370 रुपए से बढ़ाकर 395 रुपए किया गया, जबकि ग्रेड सी की कीमत को 280 से बढ़ाकर 290 किया गया है और ग्रेड डी की कीमत को 230 रुपए से इजाफा करके 240 रुपए किया गया। सचिवालय में आज हुई बैठक में सिर्फ रेशम विभाग से जुड़ा प्रस्ताव ही आया था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे परिसंपत्तियों को लेकर भी बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में पहले सहमति बन चुकी है उनके समाधान जल्द से जल्द सुनिश्चित किए जाएं। सीएम धामी ने कहा है कि इन मुद्दों को लेकर वो जल्दी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। परिसंपत्तियों के मामलों में अब तक जो प्रोसेस हुआ है उसमें जलाशयों में वाटर स्पोर्ट्स को मंजूरी, बिजली बिलों का करीब 58 करोड़ का भुगतान, मछली विभाग को करीब 4 करोड़ की धनराशि और आवास परिसंपत्तियों के विवाद निपटारे जैसे कदम शामिल हैं। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत कई अफसर मौजूद रहे। और टिहरी में कावड़ियों का एक ट्रक पलट गया। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर जाजल फकोट के पास एक ट्रक पलट गया है। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। हादसे में 3 कावड़ियों की मौत की सूचना भी मिल रही है, जबकि 18 कावड़िए घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह ट्रक में सवार होकर करीब 15 कावड़ी यात्री टिहरी से नरेंद्र नगर आ रहे थे और तभी जाजल के पास अचानक से ट्रक नीचे सड़क पर पलट गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने ट्रक के नीचे दबे लोगों का रेस्क्यू किया, अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने 4 गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया है। टिहरी में कावड़ियों का ट्रक पलटने से हुई कावड़िए की मौत पर सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया है। वहीं सीएम धामी ने हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। सीएम ने घायलों को हर संभव इलाज देने के निर्देश भी दिए। कावड़ रूट के होटल और ढाबों पर लाइसेंस अनिवार्य करने और नेम प्लेट लगाने के आदेश मिलने के बाद हरिद्वार में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। कावड़ के शुरुआत से पहले विभाग की टीम हाईवे किनारे स्थित ढाबों और रेस्टोरेंट पर जाकर लाइसेंस डिस्प्ले करने के निर्देश दे रही है। साथ ही जिन स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास लाइसेंस नहीं है उन पर भी लाइसेंस के लिए सख्ती की जा रही है। दुकानदार हैं, 2 तरह की दुकानें, एक तो परमानेंट जो दुकानें हैं उसमें हम लोगों का निरीक्षण चल रहा है लगातार कि सब लोग जो है सफाई व्यवस्था रखें, लाइसेंस लें और लाइसेंस को डिस्प्ले भी करें ताकि किसी को कोई शिकायत वगैरह करनी हो, कोई किसी के खाद्य पदार्थों में कुछ हो तो शिकायत में लाइसेंस की डिटेल रहें। तो उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो 11 तारीख को जब शुरू होगी तब आते हैं, तो उसमें भी हमारा ये है कि सब लोग जो आ रहे हैं प्रशासन से अनुमति लेकर आएँ, बैठे खड़े हों और हमारे यहाँ भी रजिस्टर कराएं। तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन हो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है सरकार द्वारा। 11 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से सख्त दिख रही है। होटल, ढाबों, रेडी ठेली पर फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। देखिए। उत्तराखंड में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान करीब 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद है। कांवड़ यात्री हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, नीलकंठ, देवप्रयाग, गंगोत्री और गौमुख तक की यात्रा करते हैं। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। इसी के तहत यात्रा रूट पर होटल, ढाबों और ठेली फड़ वालों को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सरकार होटल कारोबारियों, व्यापारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों थूक जिहाद जैसी घटनाओं को देखते हुए ये कदम जरूरी हो गया है। कावड़ यात्रा हमारी बहुत
आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। उधर इस फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक विपक्ष इसे कांवड़ यात्रा की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति बता रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने दुकानों पर डिस्प्ले को जरूरी बताते हुए कहा कि गणेश जोशी गणेश खान तो नहीं हो सकता। नहीं, क्या कोई गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अगर मान लिया मैं गणेश जोशी हूँ तो मैं गणेश खान थोड़ी देख लूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार पिछले साल ही होटल, ढाबा और फड़ संचालकों के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर चुकी थी, लेकिन हालिया खाने में थूकने जैसी घटनाओं के मद्देनजर अब सरकार इस नियम का सख्ती से पालन करवाने जा रही है, खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान। उत्तराखंड से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा में फूड सेफ्टी चेकिंग का मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया है। हरीश रावत ने कहा, बीजेपी आखिरी में एम की शरण में जाती है। एम से महादेव नहीं, दूसरे एम की शरण में। हमारा विभाग क्या कर रहा है भाई? ये इन्होंने अपने विभाग की भी पोल खोली है और अच्छा है, ऐसी अकल दे भगवान इनको ताकि इनकी पोल खुलती रहे। और ये अनंतो गत्वा, मैंने पहले भी कहा है कि ये अनंतो गत्वा एम के शरण में जाते हैं, महादेव की नहीं, किसी और एम की शरण में जाते हैं जो है। कांवड़ रोड पर बने होटल, ढाबों पर लाइसेंस और नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले का साधु संत स्वागत कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये फैसला बहुत सराहनीय है और सरकार के फैसले से पारदर्शिता आएगी। शिव भक्त कांवड़ियों को शुद्ध भोजन मिल सकेगा। सरकार के फैसले के लिए महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। जरूरी है, नाम लिखा होगा, हमें पता लगेगा कि भाई किसकी दुकान है। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन हमने देखा है कहीं लोग हमारे फलों पे थूकते हैं, हमारे खाने में थूकते हैं, हमारे खाने में पेशाब करते हैं, मल मूत्र मिलाते हैं, उनसे हमें बचना होगा। इसीलिए अगर दुकान पे नाम लिखा होगा भाई कौन है, क्या है, उसके वहाँ शुद्धता नहीं है तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अब बात करते हैं पहाड़ों पर हो रहे बारिश की। तो चमोली में बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया है। नेशनल हाईवे कमेड़ा के पास बंद हो गया है और अचानक से सड़क पर पहाड़ का आधा हिस्सा टूट कर आ गया। इसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। गनीमत रही कि जिस समय लैंडस्लाइड हुआ उस समय कोई गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई। सड़क बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये देखो आप बोले। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड और ओजरी के पास चौथे दिन भी बंद है और गाड़ियों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। यात्रा मार्ग में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, पीआरडी के जवानों ने यात्रियों को पैदल रास्ते से रेस्क्यू किया और रविवार को बड़कोट में बादल फटने के बाद से लापता 7 मजदूरों को एनडीआरएफ के जवान स्निफर डॉग की मदद से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। मूवमेंट, व्हीकल का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा गीला है, दलदल है, तो थोड़ा आरबीएम डाल के जैसा रोड सही हो जाएगी तो आज हम उसको चालू कर देंगे ट्रैफिक के लिए। सर यात्री लेकिन जो आगे ओजरी वाला बैंड है उस पर थोड़ा सा समय लगेगा कटिंग करके, क्योंकि हार्ड रॉक है जैसा मुझे एनएच और मैंने देखा एनएच की टीम के साथ, और उसमें 2 दिन का समय लग सकता है। यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी के पास बादल फटने के बाद मलबा आने से झील बन गई है, जिससे स्यान चट्टी पुल और कस्बे पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत बनी है। वहीं यमुना नदी पर बनी झील का डीएम ने निरीक्षण करते हुए
सिंचाई विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। रामनगर में टेढ़ा बरसाती नाला उफान पर आ गया है और पाटकोट रोड पर बरसाती नाले से उफान आने से काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। पहाड़ों पे हो रही बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया था। हरिद्वार के लक्सर से हर्ष फायरिंग का एक वीडियो आया है। वीडियो लक्सर के गनौली गांव का है, जिसमें एक शादी समारोह के दौरान युवक असलहे से फायरिंग करता हुआ नजर आया। वीडियो कुछ दिन पुराना है। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। एसएसपी का कहना है कि मामले पर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। नैनीताल में शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों के बीच नैनीताल के एसडीएम भीमताज से शराब की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे और इस दौरान दुकानदार ने शराब की बोतल के प्रिंट रेट से ज़्यादा रुपए एसडीएम से मांगे। दुकानदार को नहीं पता था कि वो एसडीएम है। वहीं पर आबकारी विभाग और प्रशासन की टीम ने दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ लंबे समय से ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही थी, इसके बाद अब कार्रवाई की गई है। दुकान के मालिक के खिलाफ एक्शन हुआ है शराब की ओवर रेटिंग को लेकर। एसटीएम ने शराब दुकान पर मारा छापा। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में सुबह से ही उम्मीदवार नामांकन पत्र लेने के लिए पहुंचे हैं। कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन भी किए। चमोली में भी पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से ही उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीदने के लिए पहुंचे। कई कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भी किया। पिथौरागढ़ में पंचायत सदस्यों का नामांकन जिला पंचायत में किया जा रहा है, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के लिए नामांकन प्रक्रिया ब्लॉक ऑफिस में की जा रही है। अल्मोड़ा में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए। हल्द्वानी में पंचायत चुनाव के उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे। नैनीताल से खबर। नैनीताल हाईकोर्ट पंचायत चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में सख्त है। दरअसल मंत्री सौरभ बहुगुणा पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। आरोप है कि मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वहीं हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 7 दिन के अंदर शिकायत पर फैसला करने को कहा है और आचार संहिता उल्लंघन होने पर एक्शन लेने को भी कहा गया है। मॉनसून सीजन में पंचायत चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं। पहाड़ों में बारिश की मार, टूटती सड़कें और बहते रास्ते। ऐसे वक्त में चुनाव करवाना क्या सही फैसला है? यही कारण है कि अब चुनावों की टाइमिंग पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर सियासत भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून हर साल कहर बरपाता है। खास तौर पर इस बार तो ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। 29 और 30 जून को भी भारी बारिश से 150 से ज्यादा सड़कें तबाह हो गई। दर्जनों गांव का संपर्क कट गया। कई जगह बादल फटने तक की खबर आ गई। ऐसे हालात में पंचायत चुनाव कराने को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश हुई तो मतदान प्रतिशत घटने का खतरा तो है ही। पोलिंग पार्टियों की सुरक्षित तैनाती भी चुनौती बनी रहेगी। पहाड़ दरक रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी, क्लाउड ब्लस्ट हो गया, नदियां उफान पर हैं। ऐसे में जबकि पंचायत चुनाव में टोटल वोटर्स के 25% तो वोटर बाहर प्रचार में निकलते हैं कि छोटा चुनाव है गांव का। चारों तरफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपदा की, भूस्खलन की और इस तमाम किस्म की खबरें आ रही हैं। ये बिल्कुल भी तर्क संगत निर्णय नहीं है कि जुलाई अंत में पंचायत चुनाव को कराया जा रहा है। मौसम को लेकर प्रत्याशियों में भी डर बना हुआ है, तो माहौल को देख सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर आपदा के बीच चुनाव करा दिए, जबकि हालात पूरी तरह प्रतिकूल हैं। विपक्ष के सवालों का खुद मुख्यमंत्री ने आगे आकर जवाब दिया। पूरा कुमाऊं मंडल सारी जगह आपदा है। हजारों संपर्क मार्ग जो है ध्वस्त हो रखे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। कई जगह बादल फटने की घटनाएं हो रखी हैं। रास्ते अवरुद्ध हैं।
जो जिला पंचायत की सीटें हैं उनमें कई जगह लोगों को 14-14 किलोमीटर पैदल चल करके वोट डालने जाना है। इसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत है बड़ी बड़ी, जहां लोगों को पैदल चल करके वोट डालना। ऐसे हालात में कैसे चुनाव होगा, ये सरकार को सोचना है। जब हम चुनाव में नहीं जा रहे थे तो हमारे प्रतिपक्ष के लोग वो कह रहे थे चुनाव नहीं करवा रहे हैं। हम चुनाव करवाने चले गए तो वो कोर्ट चले गए। फिर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो कहने लगे कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती। अब हम लग के जो है वहाँ पैरवी करी हम लोगों ने और कोर्ट ने कहा कि चुनाव करवाइए। अब कह रहे हैं कि मौसम खराब है। अब जानते हो आप मौसम खराब क्यों हो रहा है? मॉनसून सीजन में मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक लाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जबकि बारिश के हालात में जोखिम और बढ़ सकता है। लिहाजा तैयारियां भी उसी तरह से करनी होंगी। विकासनगर से कुलदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों की जोर आजमाइश फुल फॉर्म में है। यहां तक कि प्रचार के लिए बड़े चुनावी पैंतरे भी आजमाए जा रहे हैं। देखिए, जाके लोगों से संवाद कर रही हूँ, बात विचार कर रही हूँ और अपने उस प्रचार प्रसार को सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपलोड कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी एक आज के टाइम में बहुत बड़ी ताकत है। आजकल का हर पढ़ा लिखा युवा वर्ग सोशल मीडिया से, मैं खुद 14-15 सालों से सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, तो मुझे इसकी ताकत पता है। सोशल मीडिया के जानकार कहते हैं कि जमाना ट्रेंडिंग है, एक क्लिक पर लोगों को सारी जानकारी मिल जा रही है। प्रत्याशी भी जानते हैं कि जनता के बीच में पैठ बनानी है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव होना होगा। आप पंचायत चुनाव में देखिए किस प्रकार से प्रत्येक प्रत्याशी अपनी रील बना रहा है, अपना प्रचार प्रसार वो सोशल मीडिया पर जो है शुरुआत करता है, उसके बाद ही वो जो है घर घर जा रहा है या अन्य तरीके अपना रहा है। लेकिन सबसे पहला तरीका जो आज के दौर में प्रत्याशी अपना रहे हैं वो सोशल मीडिया के रूप में अपना रहे हैं। वैसे इससे पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट की ऐसी हिटिंग पोस्ट दिखती रही है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों का भरोसा कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है, जो कि वक्त के साथ बदलता ट्रेंड भी कह सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून के डीएम का लोकसभा स्पीकर ऑफिस का फोन ना उठाना बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। राज्य में अक्सर ये बात उठती रही, जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसर फोन रिसीव करने में हीलावाली क्यों करते हैं। इसके रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ 18 ने कुछ अफसरों को अनजान नंबर से कॉल किया। फिर क्या हुआ, देखिए। हेलो सर, नमस्ते सर, डीएम उत्तरकाशी बोल रहे हैं सर। कुछ आपदा को लेकर आपसे जानकारी लेनी थी। मैं सर आपको थोड़ी देर में कॉल करूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस से देहरादून के डीएम सविन बंसल को आया फोन नहीं उठाने का मुद्दा गर्म है। उत्तराखंड में अक्सर चर्चा होती रही है कि कई अफसर फोन को न तो उठाते हैं और न कॉल बैक करते हैं। न्यूज़ 18 ने राज्य के सभी 13 डीएम और कुमाऊं गढ़वाल के कमिश्नर और देहरादून नगर आयुक्त को फोन किया। कुछ अफसर फोन रेस्पॉन्ड करने में आगे रहे तो कुछ ने न तो फोन उठाया और न ही कॉल बैक किया। जिन जिलों के डीएम ने न फोन उठाया न कॉल बैक किया, उनमें शामिल रहे वंदना सिंह डीएम नैनीताल, प्रतीक जैन डीएम रुद्रप्रयाग, आशीष भट्टगई डीएम बागेश्वर, नितिन भदौरिया डीएम उधम सिंह नगर, मयूर दीक्षित डीएम हरिद्वार, संदीप तिवारी डीएम चमोली। हालांकि कुछ अधिकारियों ने फोन भी उठाए। अब इनमें कौन शामिल थे वो भी देखिए। प्रशांत आर्य डीएम उत्तरकाशी, विनोद गिरी गोस्वामी डीएम पिथौरागढ़, मनीष कुमार डीएम चंपावत, आलोक पांडे डीएम अल्मोड़ा। अब कुछ अन्य अधिकारियों की बात करें तो किसी ने कॉल बैक किया जबकि किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। पौड़ी की डीएम स्वाति भदौरिया का फोन रेंज से बाहर था, जबकि टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल ने अपने नंबर से कॉल बैक किया। वहीं देहरादून डीएम के स्टाफ ने कॉल बैक करके वजह पूछी कि डीएम से क्यों बात करनी है। इनके अलावा देहरादून नगर निगम की कमिश्नर नमामि बंसल ने तुरंत फोन उठाया। ठीक ऐसा ही फास्ट रेस्पॉन्स गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का भी रहा। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने न तो फोन उठाया और न ही कॉल बैक किया। पिछली सरकार में खुद प्रोटोकॉल मंत्री रहे मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक प्रोटोकॉल और फोन उठाना
सिस्टम में हर अफसर की जिम्मेदारी है। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल नौकरशाहों को हैंडल करने के हुनर की बात करते हैं। प्रोटोकॉल एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और नीति निर्धारकों ने, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने एक पूरा सिस्टम बना रखा है। मुझे लगता है कि हम सबको उसका पालन करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स वो रेस का घोड़ा है जो घुड़सवार पर निर्भर करता है कि उसने किस तरह की रेस पूरी करनी है। मैं इस प्रकरण में ये मानता हूँ, एक प्रकरण नहीं, ये तमाम प्रकरण इस बात को दिखाते हैं कि या तो घुड़सवारों में कुछ इनकी काबिलियत में खोट आ गई है या घोड़ों की मनसा में कुछ खोट आ गई है, पर दोनों में से एक बात निश्चित रूप में है। हालांकि समय समय पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मुस्तैद रहने की सलाह के साथ फोन रिसीव करने की हिदायत दी है। वहीं चीफ सेक्रेटरी रहे उत्पल कुमार सिंह, ओम प्रकाश, एसएस संधू, राधा रतूड़ी, यानी एक लंबी लिस्ट है जो बाबुओं को फोन पर उपलब्ध रहने के लिए आदेश तक निकाल चुके हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।